फ्रेंड्स आइए हम लोग आज पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, 7वां चैप्टर पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि देखिए न्यूटन ने ये कहानी आप लोग जानते होंगे ना, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब ऊपर गिरा, उनको गुस्सा आया, वो सोचने लगे क्यों सेब मेरे ऊपर गिरा, है ना। तो इसके आधार पर उन्होंने जो है सिद्धांत दिया, क्या बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक, अच्छा ये कब बताया था? 1686 ईस्वी में न्यूटन ने 1686 ईस्वी में बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी सर्वव्यापी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कण दूसरे कण को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, फिर से एक बार साथ में बोलिए, याद रहेगा क्या? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, और यदि कहा जाए आकर्षण बल तो क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, न्यूटन ने ये बात कब बताई? 1686 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है समझिए, कि जैसे दो कण हैं या दो पिंड हैं, जो भी हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण कब ज्यादा होता है? ये दो बात पर निर्भर करती है, इन्होंने बताया। पहली बात दोनों के द्रव्यमान पर, दूसरी बात दोनों के बीच की दूरी पर। तो देखिए ध्यान से, ये दो कण हैं जिनके द्रव्यमान यदि मान ले रहे हैं कि m1 m2 है ना, m1 m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो लगने वाला बल क्या होता है? पहली बात दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान यदि ज्यादा होगा तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए फिर से एक बार सुनिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यदि m1 m2 द्रव्यमान के कण r दूरी पर स्थित हैं तो लगने वाला बल इतना होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो आएगा g m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये लगने वाला बल हो गया। ठीक, जहाँ इसमें देखिए g क्या है? यहाँ g एक नियतांक है, g एक क्या है? नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखिए g का मान जो होता है छेद, ये आपको याद रखना है, g का मान जो होता है ये 6.67 गुणे 10 घाते -11। ठीक है, मात्रक क्या होगा यहाँ से निकालिए, g का मात्रक निकालना है। तो g बराबर क्या होगा? इसको पक्षांतर करिए तो g बराबर मिल जाएगा हमको f, और ये गुणा हो गया r स्क्वायर बटे g का गुणा m1 m2 में है ना, तो m1 m2 इधर जाएगा बटे में हो जाएगा m1 m2। ठीक, तो यहाँ से मात्रक क्या बनेगा बताइए? बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति द्रव्यमान का मात्रक किग्रा स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर ये मात्रक हो गया किसका? जी का। ठीक है, अब यहाँ से इसका आंकिक मान आप याद रखिए अच्छे से, 6.67 गुणे 7 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अब समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि देखिए, त्वरण पहले समझिए क्या होता है कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए गाड़ी चल रही है, उसमें एक्सीलेटर जैसे जैसे चलाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हमने क्या किया? उसमें त्वरण उत्पन्न किया।
एक्सीलेटर कम किए, गियर कम कर दिए, मतलब इसमें मंदन हुआ, यानी वेग परिवर्तन हुआ, वेग कम हुआ, मंदन कार्य करेगा। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो वो त्वरण हो गया, वेग कम होगा तो मंदन हो जाएगा। तो दोनों आप देखिए, इस स्थिति में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो अब आगे देखिए त्वरण में क्या होगा, परिभाषा इसकी तो हमने देख लिया। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है, त्वरण समझ गए, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये वेग में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जब होता है। ठीक, फिर से सुनिए, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण पे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं ना, इसको हम क्रमशः बोल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्रम से समझ लीजिए। देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, आप जान गए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो त्वरण उत्पन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। दूसरी पॉइंट, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका आंकिक मान कितना होता है, 9.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 होता है, कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये मीटर यानी एमकेएस पद्धति में हो गया, सीजीएस पद्धति में कितना होगा, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में जी का आंकिक मान कितना होगा, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यह पीएस पद्धति में क्या होगा, 32 फुट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यह पीएस पद्धति में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद समझिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के तल से जब ऊपर जाएंगे तब भी कम होगा, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो चाहे ऊपर जाइए या नीचे जाइए, दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट ये समझ लीजिए कि देखिए सबसे ज्यादा कहाँ होता है गुरुत्वीय त्वरण, कहाँ होता है बताइए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी कम होगा, नीचे जाएंगे केंद्र की ओर तब भी कम होगा, तो कहाँ ज्यादा होगा, ध्रुवों पर यानी किनारे पर। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा यानी बीच में कम होता है। आइए अब समझते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, कोई पिंड है, इसके चारों ओर का अपना क्षेत्र वो होता है जहां तक इसका प्रभाव होता है, मतलब जहां तक ये दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी पिंड या कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। अब समझिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर जितना बल लगता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे I बराबर F अपान m, एकांक द्रव्यमान पर जो बल लगता है, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति किग्रा हो जाएगा। अब देखिए बल हम पढ़ चुके हैं, m1 m2 द्रव्यमान यदि है तो F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपान r स्क्वायर, या पृथ्वी का द्रव्यमान e मान लेते हैं, m द्रव्यमान का कण है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये हो गया I बराबर, ये देखिए ये F हो गया बटे m कर लीजिए, काट दीजिए, I बराबर आ गया G m e अपान r स्क्वायर। ये हो गई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभवांतर। ठीक है, तो क्या होता है, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभवांतर। जैसे ये पृथ्वी है, यम द्रव्यमान का कण है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय विभव, यानी V बराबर W अपान यम। ठीक, ये हो गया। एकांक द्रव्यमान यम को 1 मान ले तो किया गया कार्य ही विभव होगा। एकांक द्रव्यमान को अनंत से, देखिए एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव हो गया। अब समझिए गुरुत्वीय विभवांतर, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभवांतर होता है। यदि A से B तक ले आते हैं, A पर विभव VA, B पर विभव VB है, तो विभवांतर VB माइनस VA बराबर W अपान m हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किग्रा। समझते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है ना। देखिए ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान me है, इसका केंद्र से देखिए त्रिज्या इसकी re है, सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है,
है ना। तो इस सतह पर रखे पिंड पर बल कितना होगा, देखिए बल क्या होता है, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यम ई यम अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी आर ई स्क्वायर, है ना। यहाँ नियतांक आता है जी, ये यफ हो गया इतना लगने वाला बल। अब देखिए यफ बराबर होता है यम ए, यफ बराबर यम ए, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है तो जी हो जाएगा। जी बराबर क्या मिलेगा, जी बराबर यफ अपान यम। अब यफ का ये मान रख दीजिए बटे यम कर लीजिए तो जी आ जाएगा। देखिए जी बराबर क्या होगा, यफ का मान जी यम ई यम अपान आर ई स्क्वायर और यम से भाग दीजिए, देखिए यफ अपान यम, यम यम कट गया, तो जी बराबर जी यम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये दोनों। चलिए अब समझते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी जो है ये देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी हर जगह एक समान मान होगा, प्रत्येक स्थान पर इसका मान समान होगा। और स्मॉल जी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी घटता है, सतह से नीचे आने पर भी घटता है ना। चलिए अब इसके बाद कैपिटल जी का आंकिक मान कितना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी क्या होता है, अदिश राशि है, स्मॉल जी सदिश राशि है। ये इसमें दोनों में अंतर हो गया। चार परिभाषाएं एक बार में बहुत ही आसानी से समझते हैं, ग्रह, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह और भू-अस्थायी उपग्रह। ग्रह क्या होता है, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह होते हैं। उपग्रह वे ग्रह, ठीक है, जो ग्रहों के चारों तरफ, ऐसे कहिए जो ग्रहों, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उपग्रह होते हैं। और कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह होता है। अब अगला भू-अस्थायी उपग्रह क्या होता है ये समझिए। वे उपग्रह, देखिए वे उपग्रह जिनका पृथ्वी के सापेक्ष वेग शून्य हो, यानी पृथ्वी की जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे उपग्रह वे भी घूम रहे हैं, वे भू-अस्थायी उपग्रह होते हैं। और भू-अस्थायी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा, यानी भू-अस्थायी उपग्रह 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। अब देखते हैं पलायन वेग और कक्षीय वेग क्या होता है। पलायन, बस समझ लीजिए पहले, जब किसी पिंड को देखिए प्रैक्टिकली, जब ढेला फेंकते हैं ऊपर की ओर, कोई पिंड लेकर फेंकते हैं तो वापस आता है, और ज्यादा वेग से फेंकेंगे थोड़ी देर में आएगा, और अधिक वेग से जब फेंक देंगे ना तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। तो जिस वेग से फेंके हैं घूमने के लिए, ये कक्षीय वेग होता है। और जब इतनी ज्यादा वेग से फेंक दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब वापस ना आए, गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाए, वो पलायन वेग होता है। अब दोनों में अंतर क्रम से जल्दी जल्दी समझ लीजिए। वह वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, पलायन वेग होता है। और उस वेग से पृथ्वी से किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर जिससे वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है, वो कक्षीय वेग होता है। पलायन वेग होता है VE = √2GRE, और कक्षीय वेग होता है V0 = √GRE, और पलायन वेग होता है 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए 11.3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पलायन वेग जिससे फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर गया वो क्या होता है, पलायन वेग। जब घूमने लगा वो हो गया कक्षीय वेग। अब समझिए ध्यान से, पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसका भी यही कारण है। अब समझते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। देखिए अभी हमने बताया कि पृथ्वी का, देखिए यहां हम बना देते हैं पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक, और ये हो गया यहां हमारा चंद्रमा, ठीक। अब चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी का पलायन वेग 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और गैसों के अणुओं का औसत वेग जो होता है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होता है। गैसों के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक होता है। अब समझिए, इससे अधिक है, इसका मतलब पृथ्वी के पलायन वेग से अधिक है।
चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है। तो चंद्रमा के पलायन वेग से ये अधिक है, तो बताइए चंद्रमा पर कैसे ठहरेगा? पलायन वेग क्या होता है? जिससे फेंकने पर इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, इससे कोई मतलब न रह जाए। इसका मतलब ये अणु जो हैं, गैसों के अणु जो हैं, ये चंद्रमा के चारों ओर नहीं ठहर पाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर ठहर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि गैसों के अणुओं का औसत वेग जो होता है वो पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है, इसलिए यहाँ चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ पर्यावरण वातावरण होता है और चंद्रमा के चारों तरफ नहीं होता है। चलिए अब समझते हैं ग्रहों की गति संबंधित केपलर का नियम। देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो इन्होंने पहला नियम बताया जिसे कक्षा का नियम कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, उसके एक फोकस पर सूर्य होता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? ये सूर्य। दूसरा नियम क्या है कि ये जो ग्रह, प्रत्येक ग्रह और सूर्य से मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा, ठीक, ये ग्रह मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचा, मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा एक समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मान लीजिए डेल्टा टी समय में ये उपग्रह यहाँ से यहाँ आया और उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये कक्षीय चाल बराबर होगी, यानी ये वाला क्षेत्रफल क्षेत्रीय चाल बराबर होती है, मतलब ये क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसके बाद तीसरा नियम कि इसका परिक्रमण काल, प्रत्येक ग्रहों का परिक्रमण काल इस दीर्घ वृत्ताकार पथ के अर्ध दीर्घ अक्ष, देखिए अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता। क्या? आवर्त, इसके परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यानी क्या है? ए है, के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। समझिए इसको। पहला नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसके एक फोकस पर सूर्य होता है। दूसरा नियम, ग्रहों की कक्षीय चाल नियत होती है। कक्षीय चाल नियत होती मतलब जितने समय में, ये देखिए कक्षीय चाल नियत होती मतलब ये ग्रह और सूर्य से मिलाने वाली रेखा जितने समय, देखिए ये क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, इतना क्षेत्रफल तय किया, उतने ही समय में यदि ग्रह यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो ये दोनों क्षेत्रफल समान होंगे, मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। मतलब जब दूर गति करेगा तो थोड़ी दूरी तक जाएगा, ये सूर्य के निकट वाले अक्ष में जब गति करेगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, दूर वाले में कम दूरी तय करेगा, निकट वाले में ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसी प्रकार से इसकी कक्षीय चाल क्या होगी? समान हो जाएगी, मतलब ये क्षेत्रफल इसके द्वारा ये बना क्षेत्रफल समान होगा। फिर से सुनिए, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरी बात क्या है कि ये ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमण काल, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर इस ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है ये इसके अर्ध दीर्घ अक्ष, देखिए ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, देखिए दीर्घ वृत्ताकार पथ ऐसे होता है ना, तो ये दीर्घ अक्ष हो गया, ये लघु अक्ष, तो लघु अक्ष को हम बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। तो ये लघु अक्ष हो गया, ये वाला है बी वाला, ये लघु अक्ष हो गया, ये दीर्घ अक्ष हो गया। अब इसमें ए जो होगा वो क्या होगा? अर्ध दीर्घ अक्ष, वैसे बी क्या होगा? अर्ध लघु अक्ष, ठीक। तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता। क्या? इस ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल मतलब जितने समय में एक चक्कर लगाएगा। तो अब फिर से तीसरा नियम सुन लीजिए, क्या कि ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग इसके दीर्घवृत्ताकार पथ के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हो गया तीसरा नियम। अब देखिए, हमने गुरुत्वाकर्षण संबंधित सब कुछ एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी से समझा है। इसको देखिए, जो भी है इसमें, इसको यदि जहां भी आपको ना समझ में आए उसको दोबारा फिर से एक बार सुन लीजिएगा, सब आसानी से याद हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बाद अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखते हैं हम।